नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान देने पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। अमेरिकी राजदूत तलब, कांग्रेस ने उठाए विदेश नीति पर सवाल। मुंबई में मेक इन इंडिया समारोह की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, आम आदमी की इच्छाएं होंगी पूरी। उद्योग लगाने वाली कंपनियों को सहूलियत का वादा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने केंद्र की नीतियों पर उठाए सवाल। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नहीं उठाए गए कदम। वित्त मंत्री ने कहा, कांग्रेस ने रोका विकास का रास्ता। तमिलनाडु में मिलकर चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस और डीएमके। गुलाम नबी ने डीएमके को बताया भरोसेमंद सहयोगी। बीजेपी ने कहा, नहीं मिलेगा फायदा। जेएनयू मामले में सियासत तेज। लेफ्ट और जेडीयू नेताओं की गृह मंत्री से मुलाकात। किरण रिजिजू ने कहा, नहीं बनने देंगे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का अड्डा। अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान देने के फैसले पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को F-16 देना इलाके की शांति के लिए खतरा है। अपनी नाराजगी दर्ज कराने के लिए विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा को सम्मन करके अमेरिका से इस फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा। पाकिस्तान को 8 F-16 विमान देने के अमेरिका के फैसले ने भारत को नाराज कर दिया है। विदेश सचिव एस जयशंकर ने अमेरिका के इस निर्णय पर नाराजगी जताने के लिए अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा को विदेश मंत्रालय में तलब किया और साफ साफ कहा कि पाकिस्तान इन विमानों का दुरुपयोग भारत के खिलाफ करेगा। लेकिन अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा का कहना था कि पाकिस्तान को यह हथियार आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए दिए गए हैं। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि पाकिस्तान को F-16 विमान देने के ओबामा प्रशासन के इस निर्णय से हम क्षुब्ध हैं। हम अमेरिका के इस तर्क से असहमत हैं कि इन्हें पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल करेगा। इस मामले में पिछले कई साल का पाकिस्तान का रिकॉर्ड इसका गवाह है। It is a very dangerous country. It is a fact that terrorists are being produced by Pakistan. A large number of destruction has been caused to India by attacking Pathankot Air Base and also Bombay blast. So they should not do this, indulge this. But in spite of that, the Americans have been providing aid to Pakistan. दरअसल F-16 जैसे एडवांस लड़ाकू विमानों से परमाणु मिसाइल भी दागी जा सकती है। भारत के कड़े रुख के बाद अमेरिकी राजदूत ने इसे अभी सिर्फ सरकार की अधिसूचना कहकर बचाव करने की कोशिश की। दरअसल अमेरिका की संसद से पारित होने के बाद ही इसे पाकिस्तान को सौंपा जा सकता है, लेकिन भारत ने इसे अमेरिका का सोचा समझा फैसला बताया है। इससे पहले शुक्रवार को भारत की आपत्ति के बाद भी अमेरिका ने पाकिस्तान को $86 करोड़ के अनुदान की घोषणा की थी। Well, our position on this has been made clear on a number of occasions that we believe that all such aid actually goes directly into activities directed at India and it should not be given. हालांकि खुद अमेरिकी सीनेटरों ने अपनी सरकार के इस निर्णय की आलोचना की है। उन्होंने इन विमानों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल पर शंका जाहिर की है। अमेरिकी सांसदों के पास इस डील को रोकने के लिए अभी हालांकि 1 महीने का समय है। अमेरिका का यह निर्णय तब आया है जब हाल ही में पठानकोट में भारत के एयरबेस पे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया और रिचर्ड हेडली पिछले कई दिनों से भारत के खिलाफ पाकिस्तान के षड्यंत्रों पर खुलासा कर रहा है। ऐसे में इस निर्णय से यह साबित होता है कि भारत के प्रति अमेरिका में न तो कोई संवेदना है और न ही पूरे इलाके में शांति की कोई चिंता। वह महज दक्षिण एशिया में शतरंज की गोटियां बिठाकर उससे खेल रहा है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। लेकिन अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को 8 F-16 लड़ाकू विमान देने के फैसले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी प्रवक्ता ने इसे सरकार की विदेश नीति की असफलता करार दिया। Clear indication of the failure of the foreign policy of this government. We have one of the best relations with the US government. And this government, there were 8 F-16 aircrafts being given to Pakistan, clearly indicator that our foreign policy has failed miserably. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में विनिर्माण क्षेत्र को गति देने के लिए मुंबई में आज मेक इन इंडिया वीक का उद्घाटन किया। उन्होंने मुंबई के वर्ली स्थित नेशनल स्पोर्ट्स क्लब में इसका उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री ने निवेश के लिए भारत को आदर्श जगह बताते हुए कहा कि उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए सरकार सहूलियत मुहैया कराने में पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान से आम आदमी की इच्छाएं पूरी होंगी। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 12.6% रहने का अनुमान है। उनके मुताबिक विदेशी निवेश की सीमा को भी सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ाया है। विनिर्माण क्षेत्र को गति देने के लिए ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के मद्देनज़र इस साल रिकॉर्ड कोयला उत्पादन होने का भी अनुमान है। प्रधानमंत्री के साथ स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफेन और फिनलैंड के प्रधानमंत्री जुहा सिप्ला भी मौजूद थे। साथ ही कई उद्योगपति भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। मेक इन इंडिया भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश में विनिर्माण को बढ़ावा देना है। We launch the Make in India campaign to create employment and self-employment opportunities for our youth. We are working aggressively towards making India a global manufacturing hub. We want the share of manufacturing in our GDP to go up to the 25% in the near future. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इंटरव्यू में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना के बाद बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने पोस्ट में कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है, लेकिन कांग्रेस ने जीएसटी समेत कई बिलों को जानबूझकर रोके रखा है। इंडिया टुडे मैगजीन के ताजा अंक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार की कई नीतियों की कड़ी आलोचना की थी। इसी के जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को एक पोस्ट लिखा। इसमें जेटली ने कहा कि रचनात्मक और पक्षपात रहित सलाह की जरूरत कांग्रेस को है। उन्होंने लिखा, मुझे भरोसा है कि अगर डॉक्टर सिंह मौजूदा सरकार का निष्पक्षता से आकलन करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि भारत में ऐसी सरकार है जिसमें आखिरी फैसला प्रधानमंत्री का होता है, जिसमें प्राकृतिक संसाधन बिना किसी भ्रष्टाचार के पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए आवंटित होते हैं। बीजेपी की ओर से सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुरजोर बचाव किया गया। Where the damage that was done by Manmohan Singh's regime 10 years, it will take some time and we are repairing it. What we have inherited fiscal deficit, revenue deficit, trade deficit, current account deficit, above all trust deficit. No longer that deficit is there. Things have improved now. World Bank is saying, ADB is saying, International Monetary Fund is saying, and Asian Development Bank is saying, India is the hot spot for investments. दरअसल मनमोहन सिंह ने सरकार की पाकिस्तान नीति से लेकर आशायिता, बीफ बैन, मुजफ्फरनगर और दादरी कांड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। जाने माने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की घटी कीमतों का फायदा भी सरकार ने गंवा दिया। मनमोहन सिंह ने यह भी शिकायत की है कि मोदी सरकार विपक्ष तक नहीं पहुंचती। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सही बात की है कि कोई ऐसी एंगेजमेंट नहीं है, कोई रचनात्मक बातचीत सरकार की, प्रधानमंत्री की विपक्ष के साथ नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को अटकाने के मामले में भी कांग्रेस की तीखी आलोचना की है। वित्त मंत्री ने लिखा है कि कांग्रेस इस विधेयक के मामले में अपने पहले के रुख से पलट गई। उन्होंने कहा कि जीएसटी की दरों को संविधान का अंग नहीं बनाया जा सकता। दरअसल जीएसटी को पारित कराने को लेकर सरकार पुरजोर कोशिश में है, लेकिन संसद के बीते 2 सत्रों में ये विधेयक पारित नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जवाहरलाल विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष की गिरफ्तारी ने अब सियासी रंग ले लिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जहां छात्रों को समर्थन जताने जेएनयू पहुंचे, वहीं वाम नेताओं ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर देश पर संघ की विचारधारा थोपने का आरोप लगाया। इस बीच पुलिस ने आज 7 और छात्रों को देश विरोधी नारेबाजी के मामले में हिरासत में ले लिया। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के समर्थन में और देश विरोधी नारेबाजी का मामला तूल पकड़ चुका है। जेएनयू में छात्रों के एक वर्ग ने छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। राजनीतिक दलों का भी इन्हें साथ मिला है। वाम दलों के साथ जेडीयू ने भी गिरफ्तारी के विरोध में गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की।
सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के नेतृत्व में कई नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिले और स्वतंत्र मजिस्ट्रेट जांच की मांग की। उच्चतम शिक्षा के संस्थाओं के ऊपर इस तरीके का हमला जो हो रहा है, इसका विरोध हमने प्रकट किया आज गृह मंत्री जी के साथ, और उन्होंने यही आश्वासन हम सबको दी कि कोई निर्दोष आदमी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। उधर गृह मंत्रालय राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कह रहा है। अगर कोई बोलते हैं कि बच्चों को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, तो ये सबसे पहले तो ये छोटे बच्चे तो है नहीं, और देश विरोधी काम जेएनयू के अंदर या कोई भी संस्थाओं में ये मंजूर नहीं कर सकता है। जेएनयू में 9 फरवरी को हुई इस नारेबाजी के मामले में कुलपति ने 3 सदस्यीय जांच समिति भी गठित कर दी है। इस पूरे मामले में एक नया मोड़ भी आ गया है। जेएनयू से ताल्लुक रखने वाले कुछ पूर्व सैनिकों ने कैंपस में हो रही ऐसी गतिविधियों के खिलाफ अपनी डिग्री वापस करने की बात कही। अगर इन लोगों के ऊपर नकेल नहीं लगाई जाए और कैंपस में ऐसी गतिविधियां बंद नहीं की जाए, तो उनको मजबूरी होगी कि आक्रोश दिखाते हुए वो अपनी डिग्री वापस करेंगे। दूसरी ओर एबीवीपी और इंडियन नेशनल लोकदल के छात्र संगठन इंसो ने आरोपी छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सभी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने डीएमके प्रमुख से मिलने के बाद इसकी घोषणा की। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर अभी बातचीत फाइनल नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस का कहना है डीएमके उनकी सबसे भरोसेमंद सहयोगी है और इस गठबंधन को जनता दिल खोलकर वोट देगी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और डीएमके ने एक बार फिर हाथ मिला लिया है। शनिवार को कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने चेन्नई में डीएमके प्रमुख करुणानिधि से मुलाकात की और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। We will form the government under the leadership of DMK party, and DMK, Congress and other allies will be a very formidable combination to defeat other political parties. डीएमके कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए सरकार में भी सहयोगी थी, लेकिन 2013 में श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे। 3 साल बाद एक बार फिर दोनों दलों ने तमाम मतभेदों को भुलाते हुए हाथ मिलाया है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इससे चुनाव में उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। Mal development and under development of Tamil Nadu. So that nothing new in this alliance. It won't create any impact, and it is a corrupt alliance, and it is a rejected alliance by the people. ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि विजयकांत की पार्टी डीएमडीके गठबंधन का हिस्सा होगी या नहीं। कांग्रेस का कहना है कि ये फैसला करुणानिधि को करना है। तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटें हैं और अगले कुछ महीनों में यहां चुनाव होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। ध्रुपद गायकी का अनमोल सितारा। ये पहली विधा थी जिसके अंदर राग को गाया और बजाया जाता था। मिली बुजुर्गों की दुआ तो बनाया संगीत में एक अपना अलग मकाम। ध्यान बहुत ज्यादा प्रेम रहा, उनका प्रेम ही रहा और इतने खुले दिल से तालीम दी उन्होंने कि डागर परिवार में ये परिवार के बाहर जो तालीम देने का सिलसिला ये हमारे दोनों उस्ताद नहीं किया। मिली शख्सियत में ध्रुपद अंग की गायकी के लाजवाब कलाकार उदय भवलकर से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। पच्चीकारी। सफेद संगमरमर पर रंगीन पत्थरों की जादूगरी। लातिनी भाषा में कहें तो पीटरा ड्यूरा। ताजमहल, सिकंदरा, एतमादुद्दौला और आगरा के लाल किले में है अद्भुत नमूने। ईरान और एशिया से आए कारीगरों का हुनर
जिसे अपनाया भारतीय कारीगरों ने और दिए एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक स्थल। नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम हमारे विधानमंडल में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे उत्तराखंड विधानसभा पर अपना खास प्रोग्राम, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। छब्बीस 11 मुंबई हमले का आरोपी डेविड कोलमैन हेडली ने अपनी गवाही के छठे दिन भी कई अहम खुलासे किए। हेडली ने उन दस्तावेजों की तस्दीक की जिसके जरिए ये साबित होता है कि इस हमले में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। हेडली ने हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी के बारे में पुख्ता जानकारी देकर पाकिस्तान की असलियत सामने ला दी। हेडली की अब अगली गवाही 22 फरवरी के बाद होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डेविड कोलमैन हेडली ने अपनी गवाही में पाकिस्तान की पोल खोल दी। मुंबई हमले में पाकिस्तान की कार्रवाई पर हेडली ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। हेडली ने बताया कि हमले के आरोपी आतंकी सरगना जकीउर रहमान लखवी और हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई सिर्फ दिखावा है। साजिद मीर ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगी। लखवी को जो जेल में डाला है वो सिर्फ सुपरफिशियल एक्शन है। हेडली ने बताया कि 2009 में उसने पुणे के इंडियन आर्मी इंस्टॉलेशन और इंडियन आर्मी के दक्षिण कमांड के हेडक्वार्टर की भी रेकी की थी। हेडली के अनुसार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी मेजर इकबाल ने उसे भारतीय सेना में से जासूस नियुक्त करने के लिए कहा था। हेडली ने होटल ताज पर हमले के दौरान खुफिया एजेंसियों के जरिए इंटरसेप्ट की गई आवाज की पहचान की। उसने 3 आदमियों के आवाज आज पहचाने। पहला शख्स उसने कहा कि अबू काफा, अबू अल खामा और साजिद मीर, ये तीनों आवाज इसने पहचाने हैं। गवाही के दौरान हेडली ने उन सांकेतिक शब्दों का भी खुलासा किया जिसके जरिए वो अमेरिका में रहते हुए लश्कर के आतंकियों के बारे में जानकारी हासिल करता था। उसने ये भी बताया कि जकीउर रहमान और हाफिज सईद के बारे में जानकारी के लिए चाचा शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सेना को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जिले के चौकीबल में कई घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद सेना ने 5 आतंकियों को मार गिराया। हालांकि इस ऑपरेशन में 2 जवान भी शहीद हो गए। शुक्रवार को चौकीबल के मरसारी गांव के एक घर में आतंकवादियों की मौजूदगी पता चलते ही सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया। आतंकवादियों और सेना के बीच शनिवार दोपहर तक जबरदस्त गोलीबारी हुई जिसमें 5 आतंकवादी मारे गए। हालांकि इस ऑपरेशन में सेना को भी नुकसान उठाना पड़ा। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए जबकि 2 जवान और 1 अधिकारी घायल हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फायरिंग काफ़ी देर तक चलती रही तो उसके बाद जब हमने अंदर मलबा शलबा देखा तो वहाँ में 4 मिलिटेंट्स की लाश मिली। फिर उसके बाद 1-2 घंटे के बाद हमने फिर से तलाशी जब फिर से की तो बेसमेंट में हमें एक और मिलिटेंट की लाश मिली है। कुल मिला के 5 मिलिटेंट इसमें मारे गए हैं। मारे गए आतंकवादियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इलाके में सेना और पुलिस का तलाशी अभियान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सियाचिन हिमस्खलन में शहीद हुए जवानों के शवों को सियाचिन बेस कैंप ले जाया गया है जहां से उन्हें अब लेह लाया जाएगा। खराब मौसम के चलते शहीदों के शवों को उनके परिजनों तक पहुंचाने में सेना को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को मौसम साथ दे सकता है। लेह के बाद जवानों के शवों को पहले दिल्ली लाया जाएगा और उसके बाद उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। हनुमंत थप्पा के साथ शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को पिछले 10 दिनों से उनके पार्थिव शरीर का इंतजार है। मुंबई में आयोजित 6ठे राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म समारोह में विज्ञान पर बनने वाली फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए बजट में अलग से प्रावधान की मांग उठी। समारोह में मुख्य अतिथि निर्माता निर्देशक MS
सत्यू ने कहा कि इससे न सिर्फ विज्ञान के प्रचार प्रसार को बढ़ावा मिलेगा बल्कि लोगों को विज्ञान से जुड़ी जानकारी आसानी से मिलेगी। समारोह के अंतिम दिन कश्मीर के वुलर झील पर बनी फिल्म सेविंग द सेवियर और नागालैंड इज चेजिंग को गोल्डन बीवर का अवार्ड दिया गया। Golden Beaver Award goes to Saving the Savior, directed by Jalaluddin Baba. तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म समारोह में 2 फिल्मों को 1-1 लाख रुपए का गोल्डन वेवर अवार्ड दिया गया। कश्मीर की वुलर झील की बदहाली पर बनी फिल्म सेविंग द सेवियर के निर्माता जलालुद्दीन बाबा को व्यक्तिगत फिल्म निर्माताओं की श्रेणी में गोल्डन वेवर अवार्ड से नवाजा गया। जलालुद्दीन बाबा को इस फिल्म के लिए टेक्निकल एक्सेलेंस का भी अवार्ड दिया गया। इनफैक्ट पहले ही दिन से जब मैंने बच्चे को देखा, बच्चे का चाल डाल देखा, उसके बोलने का ढंग देखा, उसका जो नैरेटिव है वो देखा, मुझे पहले दिन से पता था। और उसकी जो मेहनत है, उसका जो विचार था, जो आइडिया उसने लिया है, द मोमेंट काइंड ऑफ अ थिंग, आई फेल्ट इट्स गोइंग टू बिकम अ बिग इन होल ऑफ द कंट्री एंड इन होल ऑफ द वर्ल्ड। और आज नतीजा हमारे सामने है। वहीं संस्थाओं की कैटेगरी में नागालैंड की जैविक विविधताओं पर बनी फिल्म नागालैंड इज चेंजिंग को भी गोल्डन वेवर अवार्ड दिया गया। गुरमीत सप्पल के निर्देशन में बनी इस फिल्म को बेहतरीन साउंड रिकॉर्डिंग और डिजाइन के लिए टेक्निकल एक्सेलेंस का भी अवार्ड दिया गया। ये अब ज्यूरी के दिमाग में क्या था ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी फिल्म जब पूरी दुनिया में सब जगह पे जंगल नष्ट हो रहे हैं, सब जगह जानवरों का शिकार हो रहा है और कहीं उम्मीद नहीं दिखती, तो ये जो नागालैंड इज चेंजिंग है ये एक उम्मीद देती है हमें कि जब कम्युनिटी पे, जब समाज पे बहुत बड़ा संकट पड़ता है तो समाज इकट्ठा करके उस बर्बादी को एक नई शुरुआत देने में भी सक्षम है, उस स्थिति को कंप्लीटली पलटने में भी सक्षम है। आई थिंक नागालैंड इज चेंजिंग इसीलिए मुझे लगता है कि कनेक्ट करती है क्योंकि उसमें उम्मीद है। इस समारोह के मुख्य अतिथि MS सत्यू ने विज्ञान के प्रसार के लिए 24 घंटे के एक राष्ट्रीय चैनल होने की जरूरत बताई। ये एक साइंस चैनल होनी चाहिए जहां इस तरह की फिल्में दिखा सकें। अगर हमारे दूरदर्शन या बाकी जो सैटेलाइट टेलीविजन वालों को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। समारोह में कम्युनिकेटिंग साइंस थ्रू फिल्म के वर्कशॉप में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के मीडिया विभाग के डायरेक्टर इफ्तिकार अहमद ने विज्ञान पर आधारित फिल्मों की बारीकियों के बारे में बताया। The responsibility of filmmaker, you can understand, is more than a doctor, more than a journalist. अवार्ड से वंचित रहे करीब 65 फिल्म निर्माताओं को संबोधित करते हुए ज्यूरी सदस्यों ने कहा कि अवार्ड नहीं मिलना महज एक संयोग की बात है, उन्हें अपने काम को जारी रखना चाहिए। समापन समारोह में वैज्ञानिकों और फिल्म निर्माताओं के बीच चर्चा भी हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने अपने विचारों को साझा किया। अलग अलग श्रेणियों में बनी फिल्मों को भी पुरस्कृत किया गया, जिसमें बच्चों की बनाई फिल्में भी शामिल थी। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ संजय कुमार, राज्यसभा टीवी, मुंबई। और अब कुछ और बड़ी खबरें संक्षेप में। हरियाणा के हिसार में जाट आंदोलन शनिवार को भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने हिसार रेवाड़ी के बीच रेलवे लाइन को बाधित किया, जिससे कई ट्रेनें प्रभावित हुई। जाट समुदाय सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन की मांग कर रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार वालों ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। उन्होंने फैजाबाद के गुमनामी बाबा की पहचान सार्वजनिक करने के लिए न्यायिक जांच कराने की मांग की। शनिवार को रामेश्वरम में मछुआरों के कई संगठनों की बैठक हुई, जिसमें 28 फरवरी से श्रीलंका उच्चायोग के सामने बेमियादी हड़ताल करने का फैसला लिया गया। संगठन श्रीलंका की जेलों में बंद भारतीय मछुआरों और जब्त नौकाओं को छोड़ने की मांग कर रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक ठिकाने को तहस-नहस कर दिया। ये ठिकाना रामबन जिले के जंगलों में मिला, जहां से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर मुठभेड़ में 3 नक्सलियों की मौत हो गई। पुलिस ने इनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। वहीं दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर जंगल में नक्सलियों के ओर से बिछाई गई बारूदी सुरंग के फटने से सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हो गए।
महानंदा एक्सप्रेस से गायब हुए आर्मी कैप्टन शिखरदीप शनिवार को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से उन्होंने पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने अपहरण की जानकारी दी और बताया कि वो खिड़की तोड़कर अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागे। उत्तर प्रदेश सरकार सुल्तानपुर में मारे गए पत्रकार के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को जांच के लिए विशेष टीम बनाने का निर्देश दिया। शनिवार को 3 अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने एक दैनिक अखबार के पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। पाकिस्तान में भारतीय राजदूत बीरज प्रसाद का शनिवार को निधन हो गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। बीरज प्रसाद किसी भी देश में नियुक्त किए गए भारतीय राजदूत के तौर पर सबसे कम उम्र के IFS अधिकारी थे। शनिवार को संसद भवन में सरोजनी नायडू की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। यहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव समेत कई नेता मौजूद थे। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आजाद भारत में संयुक्त प्रांत की पहली महिला राज्यपाल। ताइवान में आए शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 116 हो गई है। शनिवार को राहत दलों ने दुर्घटना में लापता आखिरी व्यक्ति के शव को निकाला। ताइवान में पिछले हफ्ते 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।